हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आप पढ़ते हैं हिंदी लिटरेचर। तो बुक आपने सबने देख ली होगी, आपको मिली गई होगी लिंक में। तो फर्स्ट चैप्टर पोएम लर्न कर लिए। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चैप्टर का नाम है या पोएम का नाम है ध्वनि, जिसके रचयिता कौन है? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं। प्रकृति के माध्यम से ही निराला जी ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है। वे इस कविता में भी प्रकृति के विशेष रूप से बसंत ऋतु के माध्यम से अपने भावों को, अपने हृदय की खुशियों को, आनंद को प्रकट करते हुए कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहते हैं मेरा अंत यानी मेरी जो खुशियाँ हैं, आनंद हैं, वो अभी समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि अभी ही मेरे जीवन में खुशियों का सैलाब आ रहा है। जिस प्रकार से वन में वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो उसके बाद प्राकृतिक वातावरण का जो है अत्यधिक लुभावना हो जाता है। उसका सौंदर्य अद्भुत होता है, मनोहारी होता है, और उसके बाद उसमें पत्तियाँ हरी हरी कोपल आती हैं, फूल आते हैं, कलियाँ आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। फिर इसके पश्चात वे समय लेते लेते फल आकर पकते हैं, और तब वो कहीं बीज भरते हैं, और पुनः उनका रोपण होने के बाद फिर वही आनंद सा वातावरण में समा जाता है। इसी प्रकार से कवि के हृदय का आनंद भी समाप्त नहीं होगा। आगे कहते हैं, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात। तो जैसे प्रकृति के हरे हरे से पत्ते, कोमल कोमल सी कलियाँ हैं, पत्तियाँ हैं कोमल सी, डालियों में लगी हुई हैं उनके, उसी तरह से हमारे मन के जो भाव हैं, कोमल से भाव आनंदित करने वाले हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर के मैं अपनी जो इच्छाएं हैं, सपने हैं, उनको मोहित करने वाला बनाऊंगा। फेरूंगा, कैसे बनाऊंगा? फेरूंगा निंदित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, कि जो कलियां हैं, सोई हुई कलियां हैं, उन्हें जगा दूंगा सुंदर से प्रातःकाल के दृश्य से। उसी प्रकार मन के भावों की बात करते हुए कहते हैं कि जो मेरे सोए हुए सपने हैं, उनमें आनंद भरकर उनको जागृत कर दूंगा। अगली पंक्तियां हैं, पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। कहते हैं प्रत्येक पुष्प के में जो नींद का आलस्य की इच्छाएं भरी हुई हैं, उनको मैं समाप्त करके अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। अपने जो नए जीवन की यानी जीवन की जीने की जो इच्छा है, उसके जीवन रूपी अमृत को से उनके सिंचन करूंगा। आगे आती हैं पंक्तियाँ, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और जो ये आलस्य की जो इच्छा है उसको बाहर कर दूंगा, द्वार दिखा दूंगा यानी उनको निकाल दूंगा उनके जीवन से। हैं वे मेरे जहाँ अनंत, जो मेरे अनंत, जिनकी सीमा ही नहीं है, समाप्त कर दूंगा उनको। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरी खुशियों का अंत नहीं होगा, और बसंत ऋतु का यानी प्राकृतिक सौंदर्य का भी समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार ये आपको इनका भाव और अर्थ समझ में आ गया। शाब्दिक अर्थ के साथ कवि के हृदय के भाव भी व्यक्त हो गए हैं। आगे आप प्रश्न अभ्यास के
समझ लीजिए, फिर आप अपने आप लिखिएगा और मुझे दिखाइएगा। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि जब खुशियाँ आती हैं, जिस प्रकार से बसंत ऋतु आता है तो नई नई समय लगता है, एक पूरा मौसम बीत जाता है उनको, क्योंकि पत्ती वृक्षों में पत्तियाँ आती हैं, कोपल आती हैं, उसके बाद कलियाँ आती हैं, फूल बनते हैं, फल बनते हैं और बीज बनते हैं। इसके पश्चात फिर वही बीज रोपण होता है और प्रकृति में फसलों का आगमन हो जाता है और उनका अंत नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे जो मन के भाव हैं, आनंदपूर्ण कल्पनाएँ पुनः पुनः आती रहेंगी और उनका कभी अंत नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनकी लालसा यानी नींद की जो इच्छा है उसको समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न है, और उनकी जो नींद की इच्छा है, आलस्य है, उसको समाप्त कर देगा। इसके साथ ही अपने अमृत जीवन रूपी अमृत से उनको सींच देगा। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? यही है कि उनको ये सेकंड वाले क्वेश्चन का ही आंसर है कि उनमें अमृत से सींच देगा, उनकी आलस्य समाप्त कर देगा, उनकी कलियों पर अपने मीठे से हाथों को फेरेगा, उनको अपना कोमल सा स्पर्श देगा, जिससे कि उनकी जो आलस्य है वह समाप्त हो जाएगा। आगे ये आप अपने आप करिएगा। कविता से आगे बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो ऋतुराज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ऋतु में का जो सौंदर्य है प्राकृतिक, वो वर्ष के सारे ऋतुओं से अनोखा और अद्भुत चमत्कारी सा प्रतीत होता है, साथ ही जीवन दायिनी भी होता है। इस ऋतु में फसलें तैयार होती हैं और पककर समाज के पोषण के लिए अन्न प्रदान करती हैं। अगला है, ये आप अपने आप से थर्ड वाला करिएगा, निबंध आप मत लिखिएगा और ये थर्ड वाला कर लीजिएगा। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, तो वो आप बताएंगे। ऋतु परिवर्तन का जीवन के रहन सहन पर भी प्रभाव पड़ता है और मानसिक रूप से भी मनुष्य प्रभावित होता है। जैसे कि आपके ऋतु परिवर्तन होने से गर्मी है, सर्दी है आती है, तो आप वस्त्रों के पहनने के ढंग में और उनके प्रकार में परिवर्तन आ जाता है। बरसात होती है तो आप क्या पहनते हैं, इस तरह के ये जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही आपके खान पान, रहन सहन को भी प्रभावित करते हैं। वो आप चिंतन करेंगे और इनको स्वयं लिखेंगे। समझ में आ गया? लिख कर दिखाएंगे तब मैं देख लूँगी। तो आज आपका ये पाठ यहीं ख़त्म करते हैं हम। आप शब्द अर्थ भी लिखिएगा नोटबुक में अपनी, और जो ना समझ में आए उसको फिर डिस्कस करते हैं हम। चाहे कल हार्ड वर्ड इसमें अंडरलाइन करके करते जाना, वो भी पूछ लेना साथ में। जो बुक में दिए हैं वो तो कर ही लेना, उसके बाद जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।